जी बेटा, एक एमसीक्यूज मैंने लिखा है और टॉपिक में से है। आपने इसका आंसर बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर? अ पेप्टाइड चेन that attain its secondary structure by formation of peptide bond, ionic bond, hydrogen bond, and disulfide bridge. Hydrogen bond. Yes, the right option is it's hydrogen bond. क्योंकि बाकी सारे के सारे जो हैं, ये जो आयनिक बॉन्ड आपको मिलेगा टर्शियरी में मिलेगा, ये आपको प्राइमरी में मिलेगा, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफाई करता है वो उसकी हाइड्रोजन ऑप्शन है। वेरी गुड। चलिए सर दोबारा हम आगे रिपीट चलते कर हैं। दें। पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है बेटा, ये अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड ज्वाइन करता है। आयनिक बॉन्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ये जब आप बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो जो अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनता है हम उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफाई करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, बिकॉज ये जो अल्फा हेलिकल चेन होती हैं और बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं, ये आपस में उनको टाई अप करके रखता है। और डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो आपको पता है, ये आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं, दे मेंटेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड। मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। चले बेटा, हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं with a very new topic, that is lipids. You are very much familiar of that topic. What are lipids? These are heterogeneous group of compounds related to fatty acids. ये फैटी एसिड्स के साथ लिंक करने वाले ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेटा हेटेरोजेनस होते हैं। हेटेरोजेनस का मतलब आपने पढ़ा हुआ है कि ये बहुत ज्यादा टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम साथ साथ इसकी बात करते जाएंगे। You know that they are insoluble in water but soluble in organic compounds. आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं प्लीज कि एंड ये क्वेश्चन सारे लिख लिया करें। जब हम एंड पे जाएंगे, एंड वाले जो 5-7 मिनट होंगे उसमें हम जो आपके लिखे हुए क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक के दौरान जब आप बोलते हैं तो फिर जो सीक्वेंस है वो टूट जाता है। तो अपना काइंडली जरा क्वेश्चंस को लिख लिया करें या ज़हन में रख लिया करें। यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लिख लिया करें, ये याद रख लिया करें ना। लेकिन एंड पे हम इंशाल्लाह जो 5-7 मिनट होंगे, आप मुझे याद करवा देना सर, बाकी 5 मिनट रह गए, हम आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अच्छा, दे आर सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, alcohol, benzene, and chloroform. ये सारी चीजें बेटा आपकी बुक में फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा हुआ है। एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, ये जो लिपिड होते हैं दे मोस्टली हाइड्रोफोबिक होते हैं। हम इसकी बात एंड पे भी करेंगे। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर and form structural part of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये उसका स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं। लिपिड्स आपने पढ़ा हुआ है, स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। देन कार्बोहाइड्रेट्स, रीजन मैं 2 यहाँ पे लिखूंगा,
You know that एक सबसे बड़ी रीजन ये है, contain, because they contain high proportions of carbon to hydrogen bond and less proportions of oxygen atoms. चूंकि इसमें ऑक्सीजन के एटम कम होते हैं और कार्बन टू हाइड्रोजन जो रेशो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए बेटा हम कहते हैं कि ये डबल अमाउंट को स्टोर करते हैं। ये बड़े काम के हैं लिपिड्स। ये क्या करते हैं, ये वैक्सेस बनाते हैं, ये कोटिंग बनाते हैं। हम साथ साथ इसकी बात भी करते जाएंगे। ये इंसेक्ट्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। ये लीव्स, फ्रूट्स एंड स्टेम्स के अराउंड होती है। जो यंग प्लांट्स होते हैं उनमें ये क्यूटिकल की सूरत में मौजूद होती है। इंसेक्ट्स के अंदर ये क्यूटिन यानी क्यूटिकल की सूरत में मौजूद होती है, वैक्स की लेयर। मतलब ऑल दैट ये हमारे जो स्किन है, स्किन उसकी सबडर्मल लेयर बनाती है, जिसको हम इंसुलेशन का नाम देते हैं। मतलब ये जो लिपिड्स हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वैक्सेस बनाते हैं, ये कोटिंग्स बनाते हैं, ये लीव्स, इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, स्टेम्स की क्यूटिकल्स में होते हैं। ये हमारे स्किन की सबडर्मल लेयर बनाते हैं जो कि हमारे इंसुलेशन का काम करते हैं। और ये जो लिपिड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इसकी बारी बारी बात भी करेंगे। मेरा बेटा आपने इसकी टाइप्स पढ़ी हुई है, आपकी बुक के अंदर 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है एसाइल ग्लिसरॉल, फिर हम बात करेंगे वैक्सेस की, फिर हम बेटा बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स, और सबसे एंड पे हम बात करेंगे टर्पेनॉइड्स की। हम बारी बारी इनके स्ट्रक्चर भी बना के और इनकी सारी चीजें बना के हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ लिपिड्स, दैट इज एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं? They are the combination of glycerols plus fatty acids. इनको हम एसाइल ग्लिसराइड्स का नाम भी देते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का नाम भी देते हैं। इनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं और इनको हम ट्राइएसाइल ग्लिसराइड का नाम भी देते हैं। मतलब इसके कई नाम हैं और हम इसको सबसे बड़ी बात, we also call them an ester, हम इसको एस्टर भी कहते हैं। अब व्हाट इज एस्टर, और मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। आपने एस्टर जरा देखना है। एस्टर क्या है? एस्टर इज केमिकल कंपाउंड formed by glycerol and fatty acid by condensation reaction। जो कंडेंसेशन का रिएक्शन होता है उसके नतीजे में बेटा एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं कि ये एस्टर है। किन के दरमियान? कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। यहाँ ग्लिसरॉल से मुराद मैं अल्कोहल लूंगा कि अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान जब कोई भी रिएक्शन होता है तो हम बेटा उसको कहते हैं कि ये एसाइल ग्लिसरॉल बनता है। फॉर एग्जांपल C2H5 प्लस CH3, इनके दरमियान जब रिएक्शन होगा प्लस H2O, हम बेटा इसको कहेंगे इट इज कॉल्ड एज एसाइल ग्लिसरॉल, या आप इसको
एस्टर का नाम दें। ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। ये बेटा मैंने आपके सामने एक फैटी एसिड लिखा, ये फैटी एसिड है, जो यहाँ पे एस्टिक एसिड है, ये इथाइल अल्कोहल है, जो ग्लिसरॉल है। तो आप कह सकते हैं कि एक अल्कोहल में और फैटी एसिड के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल या एस्टर बनेगा, जिसको हम बेटा एसाइल ग्लिसरॉल का नाम देंगे, जिसको हम एस्टर भी कह सकते हैं। इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। न्यूट्रल लिपिड क्यों कहते हैं, बात गौर से सुनिए। OC2H5OH7, ये काइंडली OH में जरूर लिखिए। ठीक हो गया। सर इनको अच्छा, अब इसमें आपने ये सर जी इनको न्यूट्रल लिपिड्स क्यों बोलते हैं? मैंने बेटा आपसे कहा था कि काइंडली फिर मैं आपको बताने लगा था, लेकिन काइंडली अपने क्वेश्चंस को ना एंड तक सेव करके रखिएगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, हम इसको न्यूट्रल लिपिड इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए बनते हैं, और इसमें जो वाटर बनता है, ये जो बनता है वाटर बनता है, ये इसको बाहर निकाल देता है, चूंकि इट डज नॉट कैरी एनी ऑफ द चार्ज। हम इसलिए भी इनको न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि बाज प्रोटीन के ऊपर चार्ज होता है, बाज और मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन ये लिपिड सब भी बनते हैं, ये हमेशा कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए जब उनमें वाटर बन जाता है तो ये न्यूट्रल एक तरह से हो जाते हैं। जैसे एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन हो तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसी तरह जब ये इनके दरमियान रिएक्शन होता है फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, दे डज नॉट कैरी एनी ऑफ द चार्ज। अब बेटा इसमें जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स की। हमारे पास सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो ट्राई एसाइल ग्लिसराइड की है। जब हम बेटा ट्राई एसाइल ग्लिसराइड की बात करते हैं तो हमें फिर इसके अंदर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल नजर आता है, इसको हम बाहर लिखते हैं, एच को बाहर लिख लेते हैं। ये मैं एक ग्लिसरॉल लिख रहा हूं मॉलिक्यूल, और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इसके साथ मैं एक फैटी एसिड लिखता हूं जिसको हम ये मैंने 3 फैटी एसिड लिखे हैं। जब आप इसको 3 फैटी एसिड की बात करें, फैटी एसिड में से हाइड्रोक्सिल आएगा, मैं आपको बताता हूं क्या। ग्लिसरॉल में से एक हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोक्सिल आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोक्सिल आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा। इसका मतलब है कि जब आप इस रिएक्शन को आगे कैरी ऑन करेंगे तो ये एक दो तीन, ये 3 फैटी एसिड प्लस 3H2O 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अब बेटा इसका नाम हम रखेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई एसाइल का मतलब है 3 फैटी एसिड, 1 2 एंड 3। इसमें 3 फैटी एसिड आपस में मिल जाते हैं। जब 3 आपस में ये फैटी एसिड मिलेंगे तो फिर बेटा हम इसको कहेंगे कि ये 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिले तो ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। हम इसको भी एस्टर का नाम देंगे, हम इसको भी न्यूट्रल लिपिड का नाम देंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपने ज़हन में रखना है, ये आपने जरूर याद भी किया होगा, उसको बनाया भी होगा। अच्छा चलें, इसमें हम जब बार-बार हम बात कर रहे हैं कि फैटी एसिड जॉइंड विद ग्लिसरॉल, फैटी एसिड जॉइंड विद ग्लिसरॉल, तो व्हाट इज, इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि आगे हमें फॉस्फोलिपिड्स के अंदर ये स्ट्रक्चर काम भी देने वाला है। व्हाट इज फैटी एसिड? वो फैटी एसिड, फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स आर long
or short chain of hydrocarbon containing carboxylic group. इनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा, हमने बात की हुई है, मैं आपको बताऊंगा. ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आर. अच्छा, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. आर स्टैंड्स फॉर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन की चेन है भाई. कहां से कहां तक हाइड्रोकार्बन की चेन? 2 to 30 कार्बन इन लेंथ. ये तकरीबन 2 से 30 कार्बन कार्बन की लेंथ होती है. क्या मतलब? आपकी बुक में एग्जांपल दी हैं, मैं उनमें से चंद एक लिखता हूं, आप जरा देखिएगा. जैसे एसिटिक एसिड अगर आप बात करो तो ये 2 कार्बन है, मतलब आप इसको लिखो CH3 C डबल बॉन्ड OH. अच्छा, इसी तरह ब्यूटेरिक एसिड, ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, 4 कार्बन. अच्छा, इसी तरह पामिटिक एसिड 16 कार्बन. इसी तरह ओलिक एसिड 18 कार्बन. इसका मतलब ये है कि कार्बन लेंथ वेरी कर सकती है, लेकिन जब भी आप बेटा बात करेंगे उनके अंदर ये जो ग्रुप होता है, इनको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ये सेम है. तो इसका मतलब है ये कार्बन लेंथ वेरी करेगी. और जैसे जैसे बेटा ये कार्बन लेंथ वेरी करती जाती है, ये जो आर है, इट्स कॉल्ड फंक्शनल, सॉरी, इट्स कॉल्ड द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन. ये वेरी कर सकती है, लेकिन इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये सेम रहेगा. वेरिएबल चेन के साथ ये जो फैटी एसिड है उनकी वैरायटी भी चेंज होती जाएगी. अच्छा, लेकिन एक चीज आपने अपनी बुक में भी देखी होगी, इसमें जरा देखिएगा, solubility and melting points of fatty acids. Fatty acids depends upon number of carbon. Number of carbons. क्या मतलब भाई? जैसे जैसे कार्बन की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जाता होता है. ठीक हो गया? अच्छा, ये या तो फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं, या ये जो फैटी एसिड होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड. आपने ये भी पढ़ा हुआ है. अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं? वो फैटी एसिड्स विद नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन जब आप बेटा इसकी बात करें, अप टू 6 डबल बॉन्ड, अप टू 6 डबल बॉन्ड, 6 अगर डबल बॉन्ड आपके सामने हो, मतलब एक भी हो तो अनसैचुरेटेड, 2 भी हो अनसैचुरेटेड, 3 भी हो अनसैचुरेटेड, तो हम इसको कहते हैं कि ये आगे चलकर हमें काम देगा. एक छोटा सा टेबल मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, जिसमें फैटी एसिड्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, रिलेटिव मेल्टिंग पॉइंट्स और उनके सैचुरेशन और अनसैचुरेशन डिग्री को हम शो करेंगे. फैटी एसिड का नाम है बेटा एसिटिक एसिड. जरा बुक में से इसको देखिएगा, ये सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसमें, 2 कार्बन लेंथ का है ये. जैसे मैंने आपको पहले बताया, द सोर्स
और मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले फैटी एसिड है एसिटिक एसिड, acetic acid, it's a saturated fatty acid, 2 carbon chain, source है इसका vinegar, melting point is 16.6 degree centigrade. Butyric acid, ये भी saturated, 4 carbon, butter is its source, minus 8.0 degree centigrade. इसी तरह palmitic acid, ये भी सैचुरेटेड ही है, 16 कार्बन, ये पाम ट्री ऑयल में से हम इसको हासिल करते हैं, पाम ऑयल से 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप बात करते हैं ऑलिक एसिड की, ये आपके पास अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसके कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान, कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड है, बल्कि इसको यूं लिखना चाहिए, कार्बन 9 एंड कार्बन 10 दे कंटेन अ डबल बॉन्ड। ये 18 कार्बन, और ऑलिव्स जो ऑलिव ऑयल है, दे आर द बेस्ट सोर्स एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज इसका जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप कार्बन नंबर्स को इंक्रीज करते जाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। लेकिन बेटा जब आप बात करते हैं ऑलिक एसिड की, बिकॉज इट इज अनसैचुरेटेड, दैट इज व्हाई दे कंटेन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। तो आपने ये सोर्स भी याद रखना है, ये मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज हैं ये याद रखनी है। तो ये टाइप ऑफ सैचुरेशन तो आपको पहले ही पता है, ये बुक में है, ये सोर्सेज भी आपने याद रखने हैं क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं था। स्ट्रेट वे वी विल मूव टुवर्ड्स waxes, which is the number 2 type of lipids. बड़ा आसान है ये कि वैक्सेस आपको पता है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं, और ये जो वैक्सेस होती हैं ये आप इसको कह सकते हैं कि दे आर मिक्सचर्स ऑफ कीटोन्स, अल्कोहल्स and fatty aldehydes and fatty acids। क्योंकि आपने अपनी बुक में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि ये जो वैक्सेस होती हैं ये डेरिवेटिव जरूर होती हैं फैटी एसिड की, लेकिन ये मिक्सर होता है किसके लिए, ये कीटोन ग्रुप होगा हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, अल्कोहल होंगे, इसमें एल्डिहाइड होगा विद हाइड्रोकार्बन चेन, और विद हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड भी, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की लेंथ जो होती है वो 25 टू 35 तक वेरिएबल होती है इन फैटी एसिड चेन। जब आप बेटा बात करते हैं वैक्सेस की, तो वैक्सेस 2 तरह से होती हैं, एक वैक्स होती हैं नेचुरल वैक्सेस, और एक वैक्सेस होती हैं जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक वैक्सेस। जो नेचुरल वैक्सेस होती हैं, आपको सबसे बड़ा इसका जो बेहतरीन सोर्स है ऑफ सिंथेसिस वो हनीकॉम्ब है, जो छत्ता होता है वो आप देखिएगा कभी, वो बिल्कुल इसका बना होता है। और एक और है लेलोनिन सोर्स, जो कि शीप वूल है।
और एक हनीकॉम्ब है, क्यूटिकल बाय प्लांट्स, शिब्रन बाय प्लांट्स। आपने पढ़ा होगा वो कैस्पेरियन स्टिप्स, चैप्टर नंबर 14 प्लांट्स, जब आप पढ़ते हैं कैस्पेरियन स्टिप्स होती हैं एंडोडर्मिस के अंदर, दैट ब्लॉक द एपोप्लास्ट पाथवे। जो कैस्पेरियन स्टिप्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ शिब्रिन, और शिब्रिन जो होता है वो बकायदा तौर पर एक आपको मिलता है कि ये एक नेचुरल वैक्स के तौर पर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये बेटा जो होते हैं ये काम करते हैं एज वाटर बैरियर, around feathers of birds। अब आपने देखा होगा ये बड़ी ईरानी वाली है, ईद उल अजहा, तो लोगों को बड़ा शौक होता है कि वो अपने जानवरों को नहला लेते हैं, स्पेशली जो शीप होती है, और वो तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो ड्राई अप हो जाती है। वो इसलिए कि उनकी जो वूल होती है उसके बाहर ये एक वैक्स की लेयर होती है। वो वैक्स की लेयर उसके पानी को बिल्कुल अंदर की तरह जाकर उसको गीला नहीं करता, बल्कि वो बाहर की तरफ रह जाता है। वो जो शीप है वो 2-3 दफा अपने आप को झटका देगी, जब पानी उसका जो है वो गिर जाएगा तो उनके जो बाल होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। इसी तरह जब आप बात करेंगे फीदर्स ऑफ द बर्ड्स में, जैसे मैंने बात की कि दे आर वाटर बैरियर अराउंड द फीदर्स ऑफ द बर्ड। आपने अक्सर देखा होगा ये कौवा है या चिड़िया है, जब वो पानी में नहाते हैं बाहर रात में, तो वो बाहर निकल के अपनी बॉडी को झटका देते हैं, फौरन से उड़ जाते हैं। भी जब वो पानी में बैठते हैं तो उनकी तो बॉडी वेट ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वो पानी में बैठेंगे तो फिर तो वो उड़ ही नहीं सकते। लेकिन वाटर बैरियर होने की वजह से जो वैक्स है वो उनके फीदर्स में मौजूद होती है, और वो बड़े आराम से अपने आप को 1-2 झटकों में ड्राई अप करते हैं और वो उड़ जाते हैं। लेकिन जो जब आप बात करते हैं बेटा सिंथेटिक वैक्स की, जरा देखिएगा, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द पेट्रोलियम और पॉलीथीन। ये पॉलीथीन और इससे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से हम सिंथेसाइज करते हैं। जैसे मैंने बेटा ऊपर अर्ज की कि ये मिक्सचर होते हैं कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड्स विद कार्बन ऑफ 25 to 35 के। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल अगर आप देखिएगा बेटा, पैराफिन जो होते हैं टू मेक कैंडल, आपकी बर्थडे के लिए जो कैंडल आती हैं वो पैराफिन की बनी होती हैं। वैक्स पेपर होते हैं जिसकी एग्जांपल है, लुब्रिकेंट्स होते हैं। आपको पता है हम सर्दियों में वो वैसलीन लगाते हैं, वो जो वैसलीन है वो लुब्रिकेंट्स में आएगा। और सीलिंग मटेरियल है। इसमें बेटा एक और चीज आपने यहाँ देखनी है कि एक सिलिकॉन होता है जो कि सीलिंग मटेरियल के तौर पर हम यूज करते हैं। हमारे घरों में जो खिड़कियां होती हैं उसके जो ग्लासेस होते हैं, जो शीशे होते हैं, वो एक ऐसे सीलिंग मटेरियल से लगाते हैं जिसको हम सिलिकॉन कहते हैं। उसमें भी ये जो वैक्स होती है ये इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो उस सिलिकॉन को जल्दी ड्राई अप नहीं होने देती और अपनी मर्जी से आप उसकी फिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये 2 तरह के वैक्सीज हैं, नेचुरल वैक्सीज है, एक सिंथेटिक वैक्सीज है। मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए, मैंने आपको उसका यूज भी बता दिया। अब मेरा बेटा इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नंबर 3 टाइप है बेटा इसकी, और वो है फॉस्फोलिपिड्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Phospholipids, they are derivatives of phosphatidic acid. They are derivatives of phosphatidic acid. अच्छा, अब जरा देखिएगा ये फॉस्फेटाइडिक एसिड क्या है। 2-3 चीजें इसमें आ जाएंगी। जब 2-3 चीजें आएंगी बेटा तो फिर आपको इसमें जरा गौर से इसको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज फॉस्फेटाइडिक एसिड? पहले हम ये लिखेंगे, फॉस्फेटाइडिक एसिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्लिसरॉल, जी ठीक हो गया, प्लस 2 फैटी एसिड, यस ठीक हो गया, प्लस 1 फॉस्फेट,
एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है। ये 3 चीजें हैं, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक फॉस्फेट। आपको पता है ये 3 कार्बन का है ग्लिसरॉल, इसके 2 कार्बन के साथ कार्बन नंबर 1 और 2 के साथ फैटी एसिड अटैच होंगे और इसके कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फॉस्फेटाइडिक एसिड है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एंड फॉस्फेट। लेकिन जब बेटा आप बात करें, ये फॉस्फेटाइडिक एसिड तो बन गया, लेकिन फॉस्फेटाइडिक एसिड एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस is called फॉस्फोलिपिड्स। हम इसको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, जो हमारा टॉपिक है। मतलब फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ जब एक नाइट्रोजन मिल जाती है तो हम बेटा उसको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। और एग्जांपल आपके पास है लेसिथिन, या जिसको हम फॉस्फेटाइडिकोलिन कहते हैं। ये आपकी बुक में एग्जांपल भी बनी हुई है, मैं आपको इसके वो करवाता हूँ, स्ट्रक्चर करवाता हूँ, आप उसको जरा देख लीजिएगा, हम इसके आगे बात नहीं करेंगे। चलो बेटा लेसिथिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सॉरी कार्बन नंबर 1 के साथ एक फैटी एसिड अटैच है, सी कार्बन नंबर 2 के साथ भी एक फैटी एसिड अटैच है, कार्बन नंबर 3 के साथ भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब अगर आप इसको देखेंगे, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, अच्छा ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। जब बेटा आप कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी एक फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी एक फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो आप इसको कहेंगे इट इज कॉल्ड एज फॉस्फेटाइडिक एसिड। लेकिन जब फॉस्फेटाइडिक एसिड की बात करते हैं बेटा, तो इसके साथ फिर आके एक नाइट्रोजन बेस लग जाती है। ये एक नाइट्रोजन बेस लग गई, इस नाइट्रोजन बेस को हम कोलिन कहते हैं। ये एक नाइट्रोजन बेस जब इसके साथ लग जाती है तो फिर बेटा अब इसके पास जरा देखिएगा, एक ग्लिसरॉल भी है, 2 फैटी एसिड भी हैं, फॉस्फेट ग्रुप भी है और एक नाइट्रोजन बेस भी है। हम फिर इसको कहेंगे इट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोलिपिड। लेकिन जब बेटा आप फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड होते हैं दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो मॉडल किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, हेड एंड टेल की सूरत में होते हैं। अब इसका जो हेड होता है, ये जो हेड होता है, it is a polar and hydrophilic in nature। ये तो हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन ये जो इसकी टेल होती हैं ये नॉन पोलर होती हैं। जब ये नॉन पोलर होती हैं तो ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। अब मेरा बेटा आपने जरा ख्याल रखना है, ये जो टेल होती हैं इनको हम हाइड्रोकार्बन टेल कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन टेल ये वाली है, ये जो फैटी एसिड की है, ये फैटी एसिड्स की होती हैं, हाइड्रोकार्बन टेल फैटी एसिड्स की होती हैं। ये वाली दोनों टेल हैं, कार्बन नंबर 1 के ऊपर और 2 के ऊपर। लेकिन जब आप मेरा बेटा बात करेंगे तो जरा देखिएगा, ये जो होता है नाइट्रोजन बेस और इसका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है,
they constitute the head of this phospholipid. ये जो फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और ये जो ग्लिसरॉल के कार्बन होते हैं, they form this head of the hydrophilic phospholipid. ये पोलर कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये जो इसकी टेल होती हैं 1 और 2, ये इसकी टेल फॉर्मेशन की तरफ जाती हैं। अगर तो फैटी एसिड सैचुरेटेड हैं तो ये टेल स्ट्रेट्स होंगी, अगर ये अनसैचुरेटेड हैं तो ये चेन ऐसे हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं कि ये जरा थोड़ी सी टेल फॉर्म में आ जाती है। अब एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, फॉस्फोलिपिड इज अ सिंगल केमिकल कंपाउंड, लेकिन इसमें हाइड्रोफिलिक नेचर भी है और हाइड्रोफोबिक नेचर भी है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एम्फी amphipathic compound. Yes, amphipathic compound. Amphipathic का मतलब क्या होता है? That contain both जिसको आप कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज। वो केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर एक ही केमिकल कंपाउंड के अंदर आपको हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज भी मिले, हम उसको कहते हैं कि ये एम्फीपैथिक कंपाउंड्स होते हैं। चलिए बेटा, जब हम आगे बात करते हैं, और आपको ये बताया, मैं आपको बार बार ये बता चुका हूँ कि दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। नंबर 4 है बेटा, जिसमें हम बात करेंगे terpenoids, repeating units of isoprenoids. They are formed by the repeating units of isoprenoid. और ये जो isoprenoid units होते हैं, ये बेटा जब कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए आपस में मिलते हैं तो फिर ये एक डिफरेंट चीजें बनती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो CH2 इसमें ये CH3 है, ये H है। अब मैंने आपके सामने ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट ड्रॉ किया है। मैंने बेटा मैं आपको बताऊं, ये टर्पेनॉइड्स होते हैं, दे आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीनॉइड। इसका मतलब ये है कंडेंसेशन प्रोसेस lead to form new terpenoid compounds। कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए नए टर्पेनॉइड कंपाउंड बनते हैं। भाई बात यहां तक आ गई है कि हमने जब कार्बोहाइड्रेट किया तो मैंने आपसे कहा मोनोमर कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए मिले तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, फैटी एसिड कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए मिले तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जब अमाइनो एसिड कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए मिलते हैं तो वाटर रिलीज होता है। लेकिन बेटा ये जो आइसोप्रीनॉइड यूनिट है, दे आर वेरी यूनिक इन सेंस कि जब ये कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए मिलेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, इंस्टेड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड एंड दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस आइसोप्रीनॉइड यूनिट। क्योंकि जब भी एक दूसरा आइसोप्रीनॉइड यूनिट मिलेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो एक गैस खारिज होगी जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये हाइड्रोजन गैस के जरिए कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए डिफरेंट तरीकों से मिलेंगे तो बेटा ये डिफरेंटली कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल है कैरोटीनॉइड्स, बड़ा डिफरेंट सा कंपाउंड है। उसके बाद टर्पीन्स, उसके बाद रबर एंड देन स्टीरॉइड। अगर आप बेटा बात करें कैरोटीनॉइड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जैसे लिपिड। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं दे कैन बी लिपिड्स इन नेचर। टर्पीन्स, ये तारपीन का ऑयल जिसे हम अपने लकड़ी को पॉलिश वगैरह भी करते हैं। रबर, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। स्टीरॉइड, आपको पता है जो स्टीरॉइड्स होती हैं, देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच आर स्टीरॉइड इन नेचर, और हम स्टीरॉइड के इंजेक्शंस भी पेशेंट्स को लगाते हैं। तो मतलब ये
different chemical compound, different functions, they are found by a single repeating unit that is known as isoprenoid. इसका मतलब ये हो गया बेटा, ये जो आइसोप्रीनाइड है ये एक यूनिट है, लेकिन जो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा दैट विल बी अ डिफरेंट नेचर। ठीक हो गया। तो ये लिपिड्स जो हैं ये अपने कंप्लीट है। मैं एक एमसीक्यूज आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आगे कैरी ऑन करते हैं हम। एमसीक्यूज आपके लिए जी रखता हूँ। A group of lipids that do not contain fatty acids. A. Acylglycerol. B. Phospholipid. C. Waxes. D. Terpenoids. G beta. Yes, terpenoids are made up of repeating subunits of isoprenoid. इसमें भी फैटी एसिड है, इसमें भी फैटी एसिड है और इसमें भी फैटी एसिड है। अच्छा जी, एक और जरा देखिएगा। All of these are true about lipids except A. They store high amount of energy. B. They play an important role in insulation. C. Polymer of fatty acids. D. They are highly hydrophobic in nature. हाँ जी, which one? Yes, the answer C. क्योंकि the store a double amount of energy than carbohydrate, जो option A है वो ठीक है। They have their role in insulation, ये भी ठीक है। They are polymer of fatty acid। नहीं भाई, अब देखो ना, अगर आप बात करो इसाइल ग्लिसरॉल की तो they are polymer of fatty acid and glycerol। अच्छा, अगर आप बात करो उसकी वैक्सीज की तो they are polymer of ketones, they are polymers of alcohols, they are polymer of fatty acids। और अगर आप बात करो आइसोप्रीनॉइड यूनिट की, सॉरी टर्पेनॉइड्स की, तो they are polymer of isoprenoid unit। तो मतलब ये ऑप्शन जो है ये कंपैरेटिवली सबसे है कि ये फैटी एसिड पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड, सॉरी लिपिड्स पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड नहीं होते। चलें जी, हम इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड।